हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट में हम लोग आज सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियो का। फर्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया था आपको कि हाउ विल यू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट एंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इतनी चीज़ें बताई थी आपको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? ऐसा होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट को हमने अभी बताया था पिछले वीडियो में अपने कि भाई इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएट करते समय मैंने देखा कि कुछ चीज़ें अगर फिक्स कर दी जाएं, उनमें चेंजेस ना किए जाएं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सेम मिलती है हर बार। ऐसी पोजीशन को हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया। देखो बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आज थ्योरी नहीं लिख पाऊँगा, आज सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाऊँगा, तो आप समझते चलिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2 it will be 0। लॉजिक क्या निकला? If all the elements of any row or any column are 0 then value of the determinant will be 0। मतलब क्या निकला? फिर से सुनो, if all the elements of any row or column are 0 then value of determinant is 0। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में कंप्लीट रो 0 हो जाए या कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए, कोई भी ऐसी पोजीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बेटा जरा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 इट विल बी 0, क्योंकि यहाँ दो रो आइडेंटिकल हैं। मतलब if two rows or columns are identical then value is 0। काम खत्म। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? ध्यान दीजिएगा जरा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, यानी ट्रांसपोज जिसे कह सकते हो कि A1 B1 C1। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, A2 B2 C2 A3 B3 C3। बहुत सिंपल सा लॉजिक। इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो और इसको इवैल्यूएट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एडजेसेंट कॉलम या एडजेसेंट रो इंटरचेंज करने से माइनस साइन आ जाता है। यानी हमने B1 B2 B3 एडजेसेंट कॉलम इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आ गया। हमने किसको किसको चेंज किया? C1 इंटरचेंज बाय C2। ठीक है, अगर हम फिर से बोले आपसे कि भाई अब देखो रो को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे हैं? R1 इंटरचेंज बाय R2। तो अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा? B2 A2 C2 B1 A1 C1 B3 A3 C3। दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो डिटर्मिनेंट में तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सबसे मल्टीप्लाई नहीं होता है मैट्रिसेस की तरह। ये सिंगल रो या सिंगल कॉलम में एंट्री कर सकता है। A1 A2 A3 कांस्टेंट B1 B2 B3। हमें ज़रूरत थी कॉलम 2 में, तो मैंने कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ चाहेंगे वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बट सिंगल रो या सिंगल कॉलम में। सिक्स प्रॉपर्टी, A1 प्लस अल्फ़ा A2 प्लस बीटा A3 प्लस गामा B1 B2
B3, C1 C2 C3। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, प्लस या माइनस है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बट सिंगल कॉलम या सिंगल रो स्प्लिट होगा, बाकी दोनों कॉलम सिमिलर रहेंगे। जैसे इसको मैं अगर स्प्लिट करता हूँ तो ये स्प्लिट तो होगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस, अब क्या होगा, फर्स्ट कॉलम स्प्लिट हो रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, बाकी कॉलम सेम, B1 B2 B3, C1 C2 C3। दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं बस बेटा, किताबों में और भी बढ़ा चढ़ा कर इन दोनों को मिलाकर बताई गई हैं, बट हमारी राय में सिर्फ आपको 6 लर्न करनी है। पहली प्रॉपर्टी दिमाग में बिठाओ, कंप्लीट रो ज़ीरो हो जाए या कंप्लीट कॉलम ज़ीरो, वैल्यू ज़ीरो होगी। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, वैल्यू ज़ीरो होगी। रो कॉलम इंटरचेंज कर दी जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर एडजेसेंट कॉलम या एडजेसेंट रो इंटरचेंज करें तो माइनस साइन आ जाता है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंगल कॉलम में या सिंगल रो में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्प्लिट करने में भी यही कंडीशन है कि सिंगल कॉलम या सिंगल रो ही स्प्लिट होगी, बाकी नहीं होंगी। अब इनको नोट करके हम 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अब बेटा हम लोग 3 एग्जाम्पल्स लगाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट 2 3 5 7 8 9 65 75 86। जरा सभी लोग ध्यान दें, इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें तो क्या होगा, 63 + 2 65। इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, 72 + 3 75। यानी हमारे पास इसी में सॉल्यूशन छुपा है। तो हमने क्या किया, इस कॉलम को रिप्लेस किया। बस यही से शुरू होता है रिप्लेसमेंट ऑफ कॉलम्स। तो अगर हमने C3 को रिप्लेस किया तो C3 माइनस C1 + 9C2, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके तो माइनस कर देंगे। तो अब देखिए क्या बनेगा, 2 3 5 7 8 9, दिस इज 0 0 0। आप यहाँ करके देखो, ये एज अ फॉर्मूला है। C3 65 माइनस C1 + 9C2, तो कितना हो गया बेटा, 65 - 65, इट इज़ 0। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, ऐसे ही तीसरा एलिमेंट, यानी कॉलम 3 पूरा पूरा चेंज होकर। अब अगर कोई कॉलम पूरा 0 हो जाए तो वैल्यू क्या बताई थी, 0। 2 मिनट का काम है बस। जब कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। आप वैसे एक्सपैंड करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, y + z, z + x, x + y, x y z 1 1 1। फिर से ध्यान दो, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, x + y + z। इन दोनों को ऐड करें x प्लस, यानी कि R1 + R2 जोड़ दो, यानी R1 रिप्लेस्ड बाय R1 + R2। जरा दोनों को ऐड करो बेटा। वी हैव x + y + z, x + y + z, x + y + z। नाउ x y z 1 1 1। अभी ध्यान दो, इस फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, मैंने बताया था ना, सिंगल रो में मल्टीप्लाई भी हो सकता है और कॉमन भी लिया जाएगा, लेकिन सिंगल रो या सिंगल कॉलम से। तो ये 1 1 1, x y z 1 1 1। अब देखो, दो रो आइडेंटिकल हो गए ना, जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते तो वैल्यू क्या होती है, 0। सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। थर्ड आंसर में अगर हम सीधा जोड़ दें, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 + C2 + C3,
यानी कॉलम 1 को जोड़ेंगे कॉलम 2 कॉलम 3 में, तो देखो क्या बना 0। अपने आप जोड़ो, यहाँ पे दिमाग लगाओ, खाली बैठे मत रहो बेटा, ठीक है। इसको एज अ वीडियो मत देखो, पढ़ने बैठे हो तो दिमाग लगाओ। जरा इन तीनों को ऐड करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, 0 हो गया। यानी अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो सिंपली रो कॉलम इंटरचेंज करके हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाला है, कहीं एक्सपैंड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है एवैल्यूएट विदाउट एक्सपैंडिंग, तो विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करना है आपको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार ढंग से देख लो, समझ लो, फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग डिटर्मिनेंट की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे अक्सर ऐसा लिखा होता है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस प्रूव करिए, दिस इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल्स टू दिस। तो जनरली हम लोगों को ऐसे बता दिया जाता है कि भाई प्रूव कर लो, माइनस करके, प्लस करके, कुछ भी करके। तो हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं, बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाए हैं स्टेप्स, ये कहीं बुक के नहीं हैं, बेसिकली ये सब सेल्फ मेड एक तरह से। स्टेप्स फॉर प्रूविंग, ठीक है। ये मैंने ऐसे स्टेप्स बना दिए हैं जिनसे आपके 90% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और 10% क्वेश्चन बेसिकली जो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं उनको मैं 2 स्टेप लास्ट में लिखूंगा, उससे समझाऊंगा। बट अभी पहले हमारा जो वर्किंग है वो 90% क्वेश्चंस के लिए है। कैसे स्टेप्स होने चाहिए हमारे, अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजीली और आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे पहला स्टेप हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म द आइडेंटिटी एलिमेंट एट R1 और C1, बहुत ही अलग सी बात है। फॉर्म द आइडेंटिटी एलिमेंट एट R1 और C1 मतलब फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी बना लो 1 1 1, लाइक दिस 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को हम आइडेंटिटी एलिमेंट में रिड्यूस कर देंगे। दूसरे स्टेप में याद रखिए कि अगर फर्स्ट रो 1 1 बन जाता है, सपोज दैट चेंज होकर, तो हम कॉलम ऑपरेट करेंगे, C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। ध्यान रखना बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तीसरा स्टेप, मान लीजिए कि ये रो कॉलम 1 हो जाता है, तो यहाँ रो ऑपरेट करना, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। फिक्स रखो ये स्टेप्स, कभी गलती नहीं होगी, 100% हमारे सवाल इससे इजीली सॉल्व होते हैं। अब सपोज चौथे स्टेप में मैंने मान लिया कि 1 के साइड में 2 0 आ गया, ABCD, या 1 के डाउन में 2 0 आ गया, राइट। हम कुछ नहीं करेंगे, 1 पकड़कर L शेप डिलीट मार दो, 1 के साइड में 2 0 या 1 के डाउन में 2 0। बेसिकली वो डिलीट करने वाला कोई लॉजिक है नहीं, वो एक्सपैंड थ्रू R1 ही होता है। बट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि 1 के डाउन में 2 0 या 1 के साइड में 2 0, काम खत्म, AD माइनस BC, AD माइनस BC, बस आंसर, ठीक। अब कभी कभी आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर कभी कभी हमारे पास ये 0 यहाँ बन जाता है, तब कुछ नहीं करना है, ये भी सही है, बट ये बीच का एलिमेंट नेगेटिव होता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो बस आपको इतना ही लिखना है यहाँ पर, माइनस, फिर वही लॉजिक, AD माइनस BC। ये सिर्फ आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हमारा जो ब्रेन है जब अगले स्टेप में आंसर को देखता है तो बहुत एक्साइटेड होकर काम करता है। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं अभी आपके लिए। पाँचवें स्टेप में मान लीजिए कि ये 0 हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट है,
अगर ये अपर ट्रायंगल ज़ीरो हो जाए या लोअर ट्रायंगल ज़ीरो हो जाए या दोनों ही ज़ीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिखी जाएगी। बस ये 5 स्टेप अभी आप अपने दिमाग में बिठाएंगे और इन्हीं 5 स्टेप से मैं अभी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। बट आज के लिए तो हम सिर्फ 3 एग्जाम्पल अभी कवर अप करते हैं। देखिए, पहला एक क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, यहाँ रो भी 1 1 है, कॉलम भी 1 है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। सपोज हमने पहला लगाया तो हमने क्या लिखा, C2 replaced by C2 minus C1 and C3 replaced by C3 minus C1। आपने माइनस कर दिया 1 1 1, C2 minus C1 दिस इज 0 x 0, C3 minus C1 0 0 y। अब देखो ये अपर ट्रायंगल 0 है, अपर ट्रायंगल 0 है, मैंने बोला था ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों ही 0 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 इंटू एक्स इंटू वाई, तो इट विल बी एक्स वाई। काम खत्म है, सब कुछ वही, एक्सपेंड थ्रू R1 लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, यहाँ पे डिलीट नहीं चलेगा, आपको करना वैसे ही लॉजिक है, आप बस इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, मैं आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। बस ये ध्यान रखना बेटा, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, पहला स्टेप क्या बताया, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को 1 1 1 बना लीजिए। फर्स्ट रो अगर 1 आता है तो कॉलम ऑपरेट करिए, फर्स्ट कॉलम 1 आता है तो रो ऑपरेट करिए। 1 के साइड में 2 0 या 1 के डाउन में 2 0, एल शेप पकड़ो, डिलीट मारो, AD माइनस BC, काम खत्म। सेम हेयर 0 1 0 है तो अगर ये सेकंड एलिमेंट है तो ये माइनस होता है, बस माइनस लगा दो, बाकी वैसे ही टी शेप डिलीट कर दो, काम खत्म। दिस इज कॉल्ड ट्रिक्स, काम खत्म। अब ये डायगोनल एलिमेंट का अपर ट्रायंगल 0 या लोअर ट्रायंगल 0, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, काम खत्म। ठीक है, इसको समझ लो, फिर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम बेटा सेकंड एग्जाम्पल लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर रो 1 1 है तो कॉलम ऑपरेट करेंगे, यानी C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। 1 A स्क्वायर, 0 B माइनस A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 0 C माइनस A C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सिंपली C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 करते जाओ, 1 माइनस 1 B माइनस A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 1 माइनस 1 C माइनस A C स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या कॉमन है, B माइनस A। थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है, C माइनस A। 1 A स्क्वायर, 0 1 B प्लस A, 0 1 C प्लस A। अभी मैंने आपको बताया ना, 1 के साइड में 2 0, एल शेप डिलीट, काम खत्म। दिस इंटू दिस माइनस दिस 1, B माइनस A C माइनस A। अब यहाँ पे क्या हो गया, C प्लस A माइनस B माइनस A और A कट गया, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस B, C माइनस A, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो B माइनस C, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड आंसर देखो बेटा, थर्ड वाले क्वेश्चन पे भी अगर गौर करें तो x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अभी ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, x, सेकेंड रो में y, थर्ड रो में z। 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। देखो कॉलम 1 बना, रो ऑपरेट करो, R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। तो x y z, 1 x स्क्वायर, 0 y माइनस x y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0
z माइनस एक्स जेड स्क्वायर। सेकेंड रो में क्या कॉमन, y माइनस एक्स। थर्ड रो में क्या कॉमन, z माइनस एक्स। तो बचा क्या, 1 0 0 x एक्स स्क्वायर 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स। अब क्या बताया था मैंने, 1 के डाउन में 2 0, एल शेप डिलीट, काम खत्म। दिस इंटू दिस माइनस दिस 1। देखो आंसर आ जाएगा आपके पास, x y z x माइनस y y माइनस z एंड z माइनस x। देख लो आ जाएगा अपने आप। अगर आप देख रहे होंगे तो ये ट्रिक ऐसी है कि ये आराम से आप सारे सवालों को 90% तो मैं आपको बता सकता हूँ हो जाएगा आराम से। 10% के लिए मेरे पास 2 स्टेप हैं, बहुत आराम से वो जनरली सभी बुक्स में बताया है। फिलहाल आज हम इसको यहीं रोकेंगे। आप इतना पहले प्रिपेयर करना है, और जो हम अगली क्लास लेंगे उसमें मैं इस पर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन और लाऊंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से तैयार कराना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। कंपटीशन में भी इसमें लैम्डा लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे और एक एलिमेंट गायब कर देंगे आपका, बस उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर एग्जाम्पल भी लगाएंगे और इनके अप्लाइड प्रॉब्लम भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ है डिटरमिनेंट का। ठीक, थैंक यू।